नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी एचटेट टीजीटी की साइंस की जो तैयारी है वो बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी साथियों। ठीक है, अभी तक हम हमारी हरियाणा टीजीटी की एचटेट की जो टीजीटी साइंस की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें हम अभी तक 3 पार्ट कर चुके हैं, चौथा पार्ट है आज। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों वो हमारा 4th पार्ट रहेगा इस पीवाईक्यू सीरीज का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो ईयर वाइज में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ईयर वाइज जो क्वेश्चन जिस साल में आया हुआ है, लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आपके लिए और वो क्वेश्चन सारे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद मैं उससे पहले के क्वेश्चन निकालूंगा, पहले जस्ट लास्ट 3 ईयर्स के कर ले, ताकि अगर उनमें से कोई रिपीटेड पैटर्न आता है तो वो आपको आराम से पता चल जाए और आपका क्वेश्चन वो सही हो जाए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम्स एन ऑक्सीजन आयन। ये क्या कह रहा है कि जब कोई ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन आयन बनता है तो इसमें क्या हो रहा होता है, यानी ऑक्सीजन आयन जब बन रहा होता है। अब आयन या तो वो नेगेटिव आयन बन सकता है या फिर वो पॉजिटिव आयन बन सकता है, यानी यहाँ पर दो प्रोसेस हो सकती है। एक तो ऑक्सीजन एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और वो पॉजिटिव आयन बन जाए, और दूसरा साथियों क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और क्या बन जाए, एक नेगेटिव आयन बन जाए, यानी कैटायन या एनायन की फॉर्मेशन हो रही होती है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैटायन या एनायन की फॉर्मेशन हो रही होती है साथियों। तो ये कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम्स एन ऑक्सीजन आयन। वो ऑक्सीजन आयन जब बन जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेस। क्या कह रहा है, एटॉमिक मास डिक्रीजेस। तो पहले ऑप्शन की बात कर लें तो जो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का, वो किस पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियॉन्स पे। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम completely depends on न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है साथियों, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि यही क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, किसी भी एटम के मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मासलेस। हम इनको क्या मानते हैं, मासलेस क्वांटिटी मानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मासलेस स्पीसीज होती है, यानी नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों, अब देखो, जब भी कोई बात करता है कि हम इस बारे में बात करेंगे कि एटॉमिक मास जो है वो इन डिक्रीज या इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक मास को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज होने चाहिए साथियों, सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जब ये आयन बन रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन अब है, जितने न्यूट्रॉन पहले थे उतने न्यूट्रॉन अब भी हैं। इसका मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास इसका डिक्रीज नहीं हो रहा, वो सेम ही रहेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा साथियों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाए और आ भी जाए उसके पास, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन तो मासलेस क्वांटिटी है, नेग्लिजिबल मास कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मास क्या कह सकते हो, नेग्लिजिबल मास, यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, बिल्कुल ही, जिनको नगण्य हम कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, इट्स न्यूक्लियन नंबर इंक्रीजेस। वो कहता है इसका न्यूक्लियन नंबर बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन देयर इज नो चेंज इन न्यूक्लियन नंबर। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो कोई चेंज नहीं होता किसमें, न्यूक्लियन नंबर में। हम केस मान रहे हैं, चलो O2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आयन की फॉर्म में किस में एग्जिस्ट करता है, O2 माइनस की फॉर्म में। हम ये कैटायन वाला भी नहीं मानते हैं, चलो सिर्फ क्योंकि वो अपने आयन की फॉर्म में किस में एग्जिस्ट करता है, O2 माइनस में, तो यही वाला केस मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 माइनस में। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन न्यूक्लियन नंबर, नो चेंज इन न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है साथियों। अब मास नंबर जो क्या होता है वो मैंने पहले बता दिया आपको कि वो प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास नंबर इज इक्वल टू में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर किसके इक्वल होता है साथियों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है कोई भी एटम तो कि मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास नंबर के फॉर्मूले में वो आते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी गेन करेगा तो उसका मास नंबर इंक्रीज नहीं होगा, ना ही तो वो इंक्रीज होने वाला है ना ही वो डिक्रीज होने वाला है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत है। न्यूक्लियर नंबर भी इंक्रीज नहीं होता, यानी तीसरा भी गलत है। सिर्फ सी ऑप्शन एक अकेला ऐसा है कि इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम when it converts into ion, when it converts into its ion। जब वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? अपने आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन से वो O2 माइनस में गया तब भी इसका ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर है वो तो 8 ही रहा। ठीक है, तब भी उसका क्या हुआ? एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 8 ही हुआ साथियों। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर भी इसका चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब हमारा सिर्फ सी ऑप्शन सही है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए एंड सी ये तो गलत हो गया, बी एंड डी ये भी गलत हो गया, ओनली डी गलत हो गया, ओनली सी वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी केमिकल रिएक्शन दी हुई है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अल्कोहल हमारा एक मॉलिक्यूल है इथेनॉल, इस मॉलिक्यूल का नाम है एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दो रिएक्शन दी हुई है, आपको दोनों में प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ए और बी क्या होंगे। देखिए अल्कोहल के बारे में मैं कुछ एक बातें बता देता हूं आपको, उससे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में होता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में होता है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं साथियों वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं साथियों। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं देखो, तो बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर कौन कौन आते हैं। आपके पास एसिडिफाइड A2Cr2O7, इसकी जगह पोटेशियम की जगह सोडियम भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आपके पास अल्केलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्केलाइन KMnO4, ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब लिखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कौन से होते हैं? MnO2, ठीक है, CrO3 माइनस यानी CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोला जाता है साथियों। साथ में हीटेड कॉपर, ठीक है, हीटेड कॉपर ये भी आपका क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है साथियों। तो होगा क्या इस रिएक्शन में? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी आप अल्कोहल लोगे, कोई भी अल्कोहल लो, ठीक है, अल्कोहल ले लो, जनरली हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल लोगे और आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट ले लिया तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है साथियों? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोरिस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। और नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, जितने पहले थे उतने बाद में रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ए जो बी जो है आपका, क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बी जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, कितने कार्बन है यहाँ? 2 है, तो बी जो बनेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड CH3COH बनेगा आपका। CH3COH एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी के लिए, वो है आपका पहला। तो बाकी ऑप्शन तो ऑलवेज इनकरेक्ट ही रहेंगे, पहला ही आपका सही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, अगर मान लो आप यही प्राइमरी अल्कोहल लेते हो साथियों, ठीक है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, क्या ले लेते हो? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे प्राइमरी अल्कोहल, फिर अगर उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे और कन्वर्ट हो सकते हैं। माइल्ड लिया तो पहले एक ही स्टेप होगा,
फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो दूसरे स्टेप में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में ये क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO। कार्बन का चेन जितना है उतना ही रहेगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन होता है जिसमें ये दोनों आते हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। अब कुछ और बता देता हूं आपको कि अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है और आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, ठीक है, MnO2 लिया है, CrO3- लिया है, PCC ले लिया है, या हीटेड कॉपर भी ले लिया है, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा आपको क्या मिलता है साथियों, कीटोन मिलता है। ऑक्सीडेशन पर क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर आपको क्या मिलता है साथियों, कीटोन आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, कीटोन एज ए प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। प्राइमरी से आपको एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी से कीटोन मिलेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो आपको प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर वही प्राइमरी अल्कोहल हम लेते हैं साथियों, क्या है, वही प्राइमरी अल्कोहल हम लेते हैं और उसको कॉपर 573 केल्विन यानी हीटेड कॉपर के ऊपर से अगर अल्कोहल के वेपर निकाल दिए जाए तो ये भी एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा, प्राइमरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे साथियों, कॉपर के ऊपर से, हीटेड कॉपर के ऊपर से 573 केल्विन, ठीक है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्सरी जो अल्कोहल अगर आपने लिया इसके अंदर, टर्सरी अल्कोहल वैसे तो ऑक्सीडाइज होते नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो कोरस्पोंडिंग मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही विगरस कंडीशन चाहिए उनके लिए, जनरली वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होते साथियों। टर्सरी अल्कोहल को अगर आप हीटेड कॉपर के ऊपर से पास आउट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्टार लगा लेना, ठीक है। उससे क्या मिलेगा आपको, एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन में हमेशा क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ एल्कीन बनेगा साथियों, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सही है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है साथियों आपके पास, कि विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल। कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसकी बात कर रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या होने चाहिए साथियों, ऐसे जिसमें इक्वल होने चाहिए। स्टेट्स जो होंगी एलिमेंट्स की, स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या हो, स्पेसिफाइड हो, ठीक है, स्पेसिफाइड हो, ऐसी इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है विद प्रॉपर स्टोइकियोमेट्री। अब ये क्या कहता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कन्वे नहीं करती है, कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। साथियों स्टेट्स मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ 10th क्लास की जो सबसे पहली इक्वेशन है वही लिख लेते हैं, Mg+ में O2 गैस से क्या बनता है, MgO सॉलिड बनता है। अब कितने MgO, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने MgO हो गए 2। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है, फिजिकल स्टेट बिल्कुल इसके अंदर स्पेसिफाइड है, इसका मतलब नोट कन्वेड का मतलब ये तो कन्वे होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल कितने नंबर ऑफ या एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के होंगे वो सारे स्पेसिफाई होते हैं। जैसे यहाँ हमने 2 MgO लिखा हुआ है, यहाँ 2 Mg रिएक्ट कर रहे हैं 1 O2 के साथ, 2 MgO प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफाई होते हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है साथियों, हमें थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन। बिल्कुल ये रिएक्शन सिंबल बता रही है, क्या फॉर्मूला है, क्या सिंबल है। जैसे Mg का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है Mg का, Mg है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, O2 होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन के जलने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, MgO होता है साथियों। ये सारी इंफॉर्मेशन ये कन्वे कर रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन बच जाता है, वही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। और वो क्या कहता है कि वेदर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फीजिबल और नॉट। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बाकी तीनों चीजें बताती है जो इसने ऊपर कह रखी है, सिवाय इसके
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट डज नॉट टेल अबाउट, इट डज नॉट टेल अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कभी भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके बारे में कभी नहीं बताती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो अभिक्रिया है, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी इसकी कोई जानकारी नहीं देती, इसकी कोई जानकारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नहीं होती। ठीक है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, उसके अगर अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी इसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देती, वो तो बस ये बताता है पॉसिबल है कि नहीं है, इसके बारे में क्या जानकारी देगा, वो तो कह रहा है कि ये रिएक्शन है इसमें ये चीज होती है, बस वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो वो हमने लिख दी है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान से देखना, एग्जाम में बस आपको यही उलझा देता है, आप ट्रू के चक्कर में बैठ जाते हैं और वो कहता है कि नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसे इसमें से असत्य कथन ढूंढो। ये कहता है द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। ठीक है, क्या कहता है कि मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, तो बिल्कुल सत्य कथन है, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स जो है साथियों, उनके बीच में गैप जो है वो सबसे ज्यादा होता है, गैप क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए उनको जितनी आप वॉल्यूम प्रोवाइड कर दोगे वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। अभी तो आप देखते हो कि जब भी कोई गैस लीक होती है तो उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है, चाहे आप दूसरे कमरे में बैठे हो या फिर अगरबत्ती जल रही होती है तो उसकी स्मेल आपके पास आ जाती है। ठीक है, किसी ने परफ्यूम लगाया होता है कमरे में तो उसकी भी लपटें आप तक पहुंच जाती है साथियों। इसका मतलब क्या है कि गैस के पार्टिकल जो है ना, जितना स्पेस उनको दोगे वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, मोस्ट, आप ये कह सकते हो एक दूसरे से मोस्ट डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, चलो। द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, देखो भाई ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैस आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, गैस और लिक्विड में बिल्कुल भी अरेंज नहीं होते, नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न यानी कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इनका, ऐसा होता तो इनकी शेप क्या रहती, फिक्स रहती, जबकि लिक्विड और गैस नहीं, लिक्विड एंड गैस दोनों के पास क्या है, शेप नॉट फिक्स्ड, इनकी शेप क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। अगर ऐसा होता कि दोनों के पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, उनकी शेप क्या होती, फिक्स होती साथियों, जो कि नहीं होता। इसका मतलब ये गलत है और यही नॉट ट्रू वाला ढूंढना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों को भी देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, ये बिल्कुल सही बात है कि जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री तो होते नहीं है, इसीलिए जो भी उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसके साथ वो वाइब्रेट करते हैं अपनी एक फिक्स पोजीशन के अराउंड। ठीक है, तो फोर्थ वन हमारा क्या है, द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्सेस ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, बिल्कुल सही बात है, ये कोलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस से आया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पर नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी बिल्कुल ही स्मॉल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, गैप मोस्ट है साथ, उनके बीच में गैप क्या है, मोस्ट, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लीस्ट है, नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ड्यूरिंग कोलिजन, सिर्फ कोलिजन को छोड़ के, क्योंकि कोलिजन के टाइम पे वो एक दूसरे के साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इसीलिए उस टाइम पे उनका फोर्स ज्यादा लग रहा होता है। इतना ही बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में आने वाला है वो हमारा सेकंड रहेगा, क्योंकि उसने ये पूछा कि नॉट ट्रू, जो इसमें से सत्य नहीं है वो कथन ढूंढो, तो ये वाला कथन सत्य नहीं है भाई, ये गलत है कथन, बाकी तीनों कथन सत्य हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक, देखो फिर से वही बात, नॉट ट्रू, क्या कह रहा है, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है आपको
इसके रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो गुण धर्म है उनके रिगार्डिंग क्या चीज इनमें सही नहीं है, तो उसको हम देख लेते हैं साथी। पहला ऑप्शन क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एवरी पार्टिकल, ये कोई भी पार्टिकल हो जाए, एवरी पार्टिकल हैव सम, हैज सम, ऐसा लिख सकते हैं, हैज सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास होती ही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और एक चीज और जो मैं पहले ही आपको वीडियो लेक्चर में करवा चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के साथ ही, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ऐसा कैसे, देखो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के मोशन बढ़ते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोलिकुलर मोशन बढ़ेंगे, मोलिकुलर मोशन बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है, तो ये सही वाला है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। देखो ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है। जैसे ही आप एक बात देखो कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया साथियों जिसका मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। डिफ्यूजन यहाँ पर क्या है, वैसे तो मैंने बताया हुआ है वीडियो लेक्चर में इसको। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स और molecules of two different compounds, ठीक है। इंटरमिक्सिंग, दो अलग अलग पार्टिकल्स का या दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो अलग अलग कंपाउंड के, एक तो सेम के ही दो, जैसे मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाए, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो जाए, तो इसी को कहते हैं हम डिफ्यूजन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। हिंदी में इसको कहा जाता है साथियों विसरण। क्या कहा जाता है इसको, हिंदी में इसको कहा जाता है विसरण, विसरण कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाना, उसमें मिक्स हो जाना, ये विसरण कहलाता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, बिल्कुल सही बात है, अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। तो रूम के अंदर जितनी भी गैसेज है वो अपने आप एक दूसरे के अंदर क्या रहती हैं, मिक्स रहती है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साथियों। ज्यादा डीप में नहीं जाना होता, हमें प्रैक्टिकली सोचना होता है कि हमारे आसपास क्या अवेलेबल है, उससे क्या हम आंसर कर सकते हैं। रूम के अंदर आपके सारी गैसेज अवेलेबल है, हालांकि आपकी बॉडी के अंदर जो जा रही है सिर्फ ऑक्सीजन जा रही है ब्लड के अंदर, तो लेकिन अवेलेबल तो सब कुछ है, और वो एक दूसरे में क्या है, मिक्स है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है साथियों, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। मैटर के जो पार्टिकल्स है ना, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, रैंडम मोशन में होते हैं, इसमें होते हैं रैंडम मोशन पार्टिकल्स का, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन मैटर। मैटर के अंदर रैंडम मोशन पार्टिकल्स का क्या करता है साथियों, एग्जिस्ट करता है, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में, अब उनकी कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में। इसको ऐसा सोच लो कि आपने ना एक रूम के अंदर बैलून भरे पड़े, बैलून भर दिए रूम में आपने, और फिर पंखा चला के छोड़ दिया, जैसे ही फैन ऑन होगा ना तो अब कोई बैलून किधर ही टकराएगा, कोई किधर ही टकराएगा। वैसे ही पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, वो रैंडमली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर, कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बात भी सही है। अब हमें ढूंढनी थी जो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जब तीन स्टेटमेंट सही है, ये इसका मतलब इतना तो समझदार हम सारे ही हैं कि चौथी स्टेटमेंट फिर गलत होगी, तो यही हमारा आंसर रहने वाला। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्या है इसके अंदर वो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन ऑल मैटर्स रिमेन्स द सेम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये लो जी, ये तो बिल्कुल ही झूठी बात कह दी। ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी एक फिक्स टेम्परेचर पर सारे टाइप ऑफ मैटर की सेम रहती है, बिल्कुल नहीं रहती। मैं बता देता हूँ, एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं इसको जुटलाना चाहूँ तो मैं कैसे जुटलाऊंगा, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे आपको पता है रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों में से किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सबको पता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है।
उसके बाद आता है लिक्विड की बारी और लास्ट में आती है सॉलिड की बारी, क्योंकि सेम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड बिल्कुल आराम से स्थिर पड़े रहते हैं बेटा, वो कहीं नहीं भागते। ठीक है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है ना, सॉलिड के जो एटम है या पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कहीं नहीं जाते, वो फिक्स पड़े रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, तो गैसेस एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक रूम टेम्परेचर पर मान ही लो, फिक्स टेम्परेचर पर गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, से ज्यादा होती है। और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैस से कम लेकिन सॉलिड से ज्यादा, और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लीस्ट होती है। साथ सबसे कम किसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड की होती है। तो चौथा पॉइंट आपका अपने आप ही गलत हो गया। कहने का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर मैटर के अलग अलग टाइप की जो डिफरेंट स्टेट्स है मैटर की, उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है साथियों, डिफरेंट होती है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। किसकी बात कर रहा है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा है अराउंड दी न्यूक्लियस। ये बात किसने कही थी, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होता है नील बोर। ठीक है, बोहर ने अपने एटम के मॉडल के अंदर बताया था, नील बोर जो है उसी ने बताया था अपने एटम के मॉडल के अंदर। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या है, नील्स बोर है। तो नील बोर ने क्या कहा था, क्यों कि 1913 में 1913 में बोहर का मॉडल आया था। ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वो आया था कब, 1913 में, 1913 में। अब देखो ओपनहाइमर एक मूवी आई है हॉलीवुड की, उसमें भी वही एटम बॉम्ब को बनाना दिखाया गया है। तो उनमें से एक नील बोर भी था जो साइंटिस्ट था जिसने इसमें योगदान दिया था। ठीक है, तो नील बोर ने क्या क्या बातें कही थी, बोहर के मॉडल के एटम के मेन मेन पॉइंट क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करने अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन ए डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन्स revolves around a positively charged nucleus in a definite circular path, in a definite circular path called orbits or cell। उसने उन पाथ को क्या कहा, ऑर्बिट या फिर शेल कहा। ठीक है, वो कहता है कि डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। डेफिनेट का मतलब क्या है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। पहला पॉसिबिलिटी हमारा आंसर कर देता है वैसे तो। ठीक है, ईच ऑर्बिट और शेल, वो दूसरी बात क्या कहता है, ईच ऑर्बिट और शेल हैज फिक्स एनर्जी। उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ये भी कहा जा सकता है, फिक्स एनर्जी का होता है। एनर्जी लेवल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी लेवल्स थे, एनर्जी लेवल्स को किससे रिप्रेजेंट किया, इंटीजर से, जो कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसा होता, इंटीजर से रिप्रेजेंट किया था उसने। ठीक है, जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या था, अगर एन की वैल्यू 1 है तो उसको शेल का नाम दिया था के शेल। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 2 है तो वो एल शेल हो गई, अगर एन की वैल्यू 3 है तो के एल एम शेल हो गई। कौन सी शेल हो गई, एम शेल हो गई साथियों। तो बोहर का मॉडल कैसा था, बोहर का मॉडल कुछ ऐसा था, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ रहेंगे जिनके अंदर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा साथ। ठीक है, मेरे पाथ थोड़े गड़बड़ बन रहे हैं। तो जो सबसे पहला पाथ है उसको हमने क्या नाम दिया, के शेल। सेकंड जो पाथ है उसको हमने क्या नाम दिया, एल शेल। उसके बाद वाला पाथ है उसको हमने एम शेल नाम दिया, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। ये किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था साथियों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। नील्स बोर ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स होते हैं, यानी फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा, इनके बीच में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए साथियों कि बेकिंग सोडा क्या, इसकी बात कर रहे हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, यानी इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या फिर इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है साथ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 फॉर्मूला होता है किसका, बेकिंग सोडा का। हाउस होल्ड में यूज किया जाता है, हाउस होल्ड में, ठीक है, बेकिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, बेकिंग ऑफ केक वगैरह में इसको यूज किया जाता है साथियों, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या है हमारे पास, सोडा एस। तो बेकिंग सोडा हो गया, दूसरा हो गया सोडा। ये सोडा एस नाम की चीज क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सोडा एस हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो होता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसी को क्या कहा जाता है साथियों, सोडा एस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। सोडा एस का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, Na2CO3। अब दोनों के बीच में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम भी है, सोडा एस में भी सोडियम है, ठीक है। तो वहां कार्बन और ऑक्सीजन भी है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन भी है, बचा क्या, हाइड्रोजन बचा सर। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में क्या नहीं है साथियों, कॉमन नहीं है। तो हाइड्रोजन इज नॉट कॉमन, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है इज नॉट कॉमन इन, नॉट कॉमन इन NaHCO3 एंड Na2CO3 एंड Na2CO3। साफ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट इनमें क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब बेकिंग सोडा और सोडा इसके अंदर क्या कॉमन नहीं है, हाइड्रोजन एलिमेंट कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कॉस्टिक सोडा। सोप किसकी रिएक्शन से बनते हैं, कॉस्टिक सोडा के साथ, ठीक है, किसकी रिएक्शन से बनते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस रिएक्शन का नाम होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। होता क्या है इसमें, आपके पास एस्टर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ एस्टर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और सोडियम साल्ट बनते हैं, रेस्पेक्टिव सोडियम साल्ट। किसी भी जो रेस्पेक्टिव सोप है, रेस्पेक्टिव सोप जो है उसका क्या बनता है, सोडियम सोल्ट बनता है, सोडियम सोल्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव सोप बनता है। और साथ में आपका एक एल्कोहल इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो जिस प्रोसेस से सोप बनती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेपोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या क्या कहा जाता है, उसको सेपोनिफिकेशन कहा जाता है सर, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, एस्टर्स, यानी फोर्थ इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। एस्टर कौन से कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, जहाँ पे R आपका कोई भी क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा साथी। R आपका क्या रहेगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप रहेगा। ये वाले जो कंपाउंड है वो आपको क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं। एस्टर क्या होते हैं, ये फ्रूट स्मेलिंग, फ्रूट या फिर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, फ्रूट स्मेलिंग या फिर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं साथ। फ्रेग्रेंस में यूज किए जाते हैं, किस में यूज किए जाते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी परफ्यूम इंडस्ट्री में इनका बड़ा यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है साथियों, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में या 1 ग्राम नाइट्रोजन में या 1 ग्राम CO2 में या 1 ग्राम मीथेन में, किसके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन वाले को ही सोल्व कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने, गिवन मास बाई मोलर मास, 1 डिवाइड बाई 1 कितना आया, सॉरी हाइड्रोजन की H2 है ना, 2 है, गिवन मास बाई मोलर मास, टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा 2, गिवन मास कितना है 1 ग्राम है, सॉरी 0.5 मोल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 0.5 मोल, आधा मोल आ जाएगा किसका, हाइड्रोजन का,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.5 मोल कितना होगा? नंबर ऑफ molecules of hydrogen in 0.5 मोल वो किसके बराबर होंगे साथियों? देख लेते हैं। 0.5 इंटू में एवोगैड्रो इसके इक्वल हो गए 0.5 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब क्या है? 0.5 इंटू में एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर हमारा क्या आ जाएगा इससे? 3.011 इंटू में 10⁻23 मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। कितने मोलिक्यूल्स आपके क्या है? 1 ग्राम में है हाइड्रोजन। ये हमारा आंसर आया पहले पार्ट के लिए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछा है तो हमें सबके मोलिक्यूल निकालने पड़े। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है सर। 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोलिक्यूल होंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना? गिवन मास कितना? 1 ग्राम। और मोलर मास कितना? 28 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर मास है इसका वो कितना आएगा? 28 ग्राम। इससे अगर हम सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.0357 मोल। ये आए नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल N2 molecules in 0.0357 मोल कितने होंगे? 0.0357 इंटू में Na विच इज इक्वल टू 0.0357 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। इसका आंसर कितना आएगा साथियों? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.215 इंटू में 10⁻23 इंटू में 10⁻23 मोलिक्यूल्स इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। यानी इतने मोलिक्यूल्स होते हैं 1 ग्राम नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने मोलिक्यूल होंगे? 0.215 टू 10⁻23। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है हमारा? 1 ग्राम ऑफ CO2, यानी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलेगा? गिवन मास कितना? 1 और मोलर मास कितना? CO2 का 44। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.0227 मोल। कितने आएंगे? 0.0227 मोल आएंगे साथियों। तो नंबर ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स इन 0.0227 मोल इसके इक्वल आएगा 0.0227 इंटू में Na यानी एवोगैड्रो नंबर वो किसके इक्वल आएगा? 0.0227 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 और वो किसके इक्वल आएगा? हमारा फाइनल आंसर रहेगा इसका 0.136 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। कितने के इक्वल आया? 0.136 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। फोर्थ वन बचता है हमारा। फोर्थ वन को कर लेंगे साथियों। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। पहले किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। कैसे निकलेंगे? 1 डिवाइड बाई में कितना? 16 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 0.0625 मोल। कितना आया? 0.0625 मोल। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स of methane in 0.0625 मोल इक्वल आएगा 0.0625 इंटू में Na के इक्वल विच इज इक्वल टू में 0.0652 या 0625 है। 0.0625 है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा से लिख लेंगे। ठीक है, 0.0625 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। आंसर कितना आएगा हमारा फाइनल? 0.376 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब आप बताइए कि इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। तो जब मैं चारों आंसर देखता हूं तो सबसे ज्यादा मोलिक्यूल मुझे दिखाई दिए हाइड्रोजन वाले में। इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल में क्या है?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा होते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल के रखिए, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आपको पता है कि एक मोल के अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसकी संख्या कितनी होती है, कोई भी चीज है उसकी कितनी क्वांटिटी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो आपके पास जितने मोल है उसमें कितनी होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास नंबर आ जाएंगे उस क्वांटिटी के, उस स्पीसीज के एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे। हमारे पास हमें मॉलिक्यूल के नंबर निकालने थे, हमने मॉलिक्यूल के नंबर चारों में निकाल लिए। सेम इसी तरीके से साथ हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन चारों में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एलिमेंट फाउंड इन द सेम पीरियड। देखो ध्यान से देखो, सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट, कौन से दो एलिमेंट सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। तो इसके लिए सीधी सी बात है, आपको पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए। पीरियड की बात कर रहा है, ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा है, पीरियड की बात कर रहा है साथी। ठीक है, ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा है। तो सल्फर एंड सेलेनियम की बात कर रहे हैं, तो पहले इसको देखते थे, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है साथियों, मैं आपको बताता हूँ। सल्फर आता है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सेलेनियम आता है, उसके जस्ट नीचे टेलुरियम आता है। तो ये ग्रुप में है सेम, ये क्या है, सेम ग्रुप में है, ना कि पीरियड में। इसके लिए ये वाला आंसर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर ऊपर वाले पीरियड में है, ये नीचे वाले पीरियड में है सेलेनियम, तो ये सेम पीरियड में तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सेम ग्रुप में है साथ, ये वाला ऑप्शन तो पहले ही करेक्ट हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, गलत हो गया। फिर आता है कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, वाह प्राची। ठीक है, तो ये रहा कैल्शियम आपका और ये रहा स्ट्रोंशियम आपका। ये भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। किसके हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, सेम ग्रुप में आते हैं लेकिन पीरियड अलग अलग है दोनों के। ऑक्सीजन में से सल्फर और सेलेनियम, और इसमें से कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, सेम ही ग्रुप के एलिमेंट है। ये तो सेम ग्रुप के एलिमेंट हो गए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा खत्म ही हो गया साथी। बचे हुए हमारे पास दो ऑप्शन, कैल्शियम एंड जर्मेनियम, पोटेशियम एंड मैंगनीज। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। देखो, मैंगनीज आता है हमारा थर्ड पीरियड के अंदर। मैंगनीज किसके अंदर आता है, थर्ड पीरियड के अंदर। तो मैं थर्ड पीरियड लिख लेता हूँ, उसी में हमारा कैल्शियम भी आ जाएगा। पोटेशियम, कैल्शियम, कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, कॉपर, जिंक। ठीक है, फिर आपका यहाँ वैसे अगर पूरी पीरियोडिक टेबल लिखें तो कैसे होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आएगा आपके, ये आ जाएगा आगे, यानी गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, फिर आगे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जर्मेनियम आ रहा है यहाँ पर, पीरियड सेम है, और कैल्शियम आ रहा है यहाँ पर, यानी सेम पीरियड है। ठीक है, सेम पीरियड है, सॉरी ये फोर्थ पीरियड है। फोर्थ जो पीरियड है उसी में बिलोंग करते हैं सारे के सारे, इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम और जर्मेनियम जो है ना, वो दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। पीरियड जो भी है हम सेम पीरियड, ये दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फोर्थ पीरियड हो गया भाई, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में आता है, तो ये दोनों किसमें है, फोर्थ पीरियड के अंदर है, तो सेम पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। तो एक बार एक इसको और चेक कर लेते हैं, पोटेशियम और मैग्नीज। देखो पोटेशियम भी इसी में आता है और मैग्नीज भी इसी में आता है, यानी ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था स्टेट में 2021 में, इसका बोनस मिला था। तो क्या मिला था, बोनस मार्क्स मिले थे, सभी को इसके मार्क्स मिले थे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन के अंदर सी ऑप्शन माना हुआ था, थर्ड ऑप्शन माना हुआ था कैल्शियम और जर्मेनियम का, जबकि पोटेशियम और मैग्नीज भी सेम ही ग्रुप के, सेम ही पीरियड के एलिमेंट है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जर्मेनियम चारों के चारों फोर्थ ग्रुप, फोर्थ पीरियड के ही एलिमेंट है साथियों। ठीक है, किसके हैं, फोर्थ पीरियड के ही एलिमेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन के क्या मिले थे,
बोनस मार्क्स मिले थे उस टाइम 2011 में, इसमें 2021 में इसके क्या मिले थे, बोनस मार्क्स मिले। ठीक है, क्या मिले थे भाई, बोनस मार्क्स मिले थे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हो गया ओवर। ठीक है, आज के लेक्चर में साथियों इतना ही, इसके बाद मिलेंगे नई वीडियो सीरीज में। तो तब तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर भी पसंद आया होगा, पीछे वाली पीवाईक्यू सीरीज के जो लेक्चर हैं उनकी तरह ये वाली पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इससे बेनिफिट लेंगे और आपके ये काम आएगी अपनी प्रिपरेशन में भी और साथ में एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी। आपकी अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करना है आपको ताकि आपका कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी आप क्या है आंसर तक पहुंचो। तो सबसे पहले जो ऑप्शन कट हो सकते हैं उनको कट करने की कोशिश किया करो, जैसे मैंने इस ऑप्शन इसमें किया था, ये दोनों तो सेम ग्रुप के आ गए, फटाफट इनको कट किया फिर इनके ऊपर चला गया। पीछे भी हमने कई क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जिनके अंदर हम ऑप्शन से जा सकते थे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वाले में तो ऑप्शन से नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम ऑप्शन से जा सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि किसमें कॉमन नहीं होता, तो आपके पास फॉर्मूला अगर याद है तो आपको सीधा पता है कि हाइड्रोजन ही है, बाकी ऑप्शन को हमें देखना ही नहीं है साथियों। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है हमें देखने भी नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए साथियों। फिर मिलेंगे आपसे एक नई पीवाईक्यू सीरीज के साथ जिसमें आपके साथ कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक शेयर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।